गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। आज़ादी को जो आज के दिन हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इसके लिए हमारी आज़ादी में, हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने प्राणों का, अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर हमें आज़ादी मिल पाई है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने हमारी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। और हमारी जो आज़ादी है और हमारी आज़ादी का जो इतिहास है वो भगत सिंह के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो आज हम जानेंगे भगत सिंह के जीवन के बारे में, उनके जन्म से लेकर के और उनके प्राणों को न्यौछावर करने तक की जर्नी को, उनकी जो ये पूरा जीवन रहा। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 23 साल कुछ महीने के ही वो थे और उन्होंने फांसी के फंदे को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। तो इनके पूरे जीवन के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे, कौन सी वो घटनाएं थी। और भगत सिंह क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि जब भी कभी भगत सिंह का नाम आता है तो आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है, डेफिनेटली उसकी स्पीड कुछ बढ़ जाती है जब नाम आता है भगत सिंह का। तो आज उन्हीं के जीवन के बारे में जानेंगे। इनकी शहादत को नमन है, हर एक उस स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन है, सत सत नमन है जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उन सभी को हमारा नमन है। हम जानेंगे आज भगत सिंह के बारे में। देखिए, भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और ये बंगा गांव में हुआ था। जड़ावाला तहसील थी, लायपुर जिला, पंजाब। वर्तमान में ये स्थान भारत में नहीं है। वर्तमान में बंगा गांव जो है वो पाकिस्तान में आता है। भगत सिंह के पिता थे सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। इनके चाचा अजीत सिंह और सोरन सिंह। भगत सिंह का जिस दिन जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उससे पहले वो जेल में थे और उसी दिन वो रिहा होकर आए थे। तो भगत सिंह को भागों वाला कहा जाता है क्योंकि उनका नाम पहले भागों वाला ही रखा गया था, फिर धीरे धीरे वो मॉडिफाई होकर के भगत सिंह हो गया। तो शुरुआत में इनको भागों वाला कहा गया क्योंकि इसी दिन इनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर आए थे। और क्योंकि भगत सिंह जो हैं ऐसे परिवार में जन्म इनका हुआ कि जहाँ पे पिता चाचा सभी ऑलरेडी स्वतंत्रता के संघर्ष में लगे हुए थे, तो ये तो तय था कि इन सभी बातों का, परिवार का प्रभाव इनके व्यक्तित्व पे आना तो तय था। भगत सिंह को बचपन में ही ये पता था और आज हम जानेंगे उनके बचपन की भी कहानी। उनको बचपन में ही ये पता था कि उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होना है, उन्हें भारत की आज़ादी में शामिल होना है, भारत को आज़ाद करवाने के लिए उन्हें संघर्ष करना है। तो इनके परिवार का, हालांकि इनका परिवार किसान परिवार था और बंगा गांव में रहते थे, तो इनकी जो शुरुआती स्कूल थी भगत सिंह की, वो वहीं गांव की ही स्कूल में हुई थी। 1907, क्योंकि परिवार का तो प्रभाव भगत सिंह पे था ही था, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थितियां चल रही थी, क्योंकि देश में घटित होने वाली घटनाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव भगत सिंह पे देखने को मिलता है। तो 1907, अब आप इस समय को भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम समझें कि भारत में इस समय क्या चल रहा था, तो 1905 में, भगत सिंह के जन्म से पहले हम देखें तो 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि ये बताता है कि अब फूट डालो राज करो की नीति जो थी वो ठीक तरीके से ये अंग्रेज एक्सरसाइज कर रहे थे। 1907 आते आते हमारी ही एकता पे क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो गया और हमारे जो लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट थे, हमारे जो नरम दल और गरम दल, कांग्रेस का सूरत में विभाजन 1907, जिस समय 1907 में जिस वर्ष भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी वर्ष की घटना को अगर हम डिस्कस करें तो इस समय में चल रहा था कि भाई हमारा ही नरम दल और गरम दल यूनिटी में नहीं था। ऐसे समय पे भगत सिंह का जन्म हुआ। इसके बाद की घटनाओं को अगर हम देखें तो 1909, जिसमें हम जानते हैं कि मर्ले मिंटो सुधार के नाम पे हमारे ऊपर फिर से उपनिवेश की वो बेड़ियां और ज़्यादा जकड़ी जा रही थी। हमें फिर से 1909 सुधारों के नाम पे, क्योंकि देखिए 1909 की ही बात नहीं, 1908 को भी देखें तो राजद्रोही सभा अधिनियम 1908 में पारित किया जा रहा है, फौजदारी कानून का संशोधित अधिनियम 1908 में पारित किया जा रहा है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 में, इसके अलावा विध्वंसक पदार्थ अधिनियम। तो इन अधिनियमों के माध्यम से और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910,
इन अधिनियमों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो स्वदेशी आंदोलन था, जो हमारी जनता, भारतीय लोग जो जागरूक हो चुके थे राष्ट्र के प्रति, उनको पता था कि हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से इनको भगाना ही है, हमें हमारी व्यवस्थाओं में हमें स्वशासन चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से स्वदेशी आंदोलन जो हो रहे थे, मूवमेंट जो हो रहे थे, उनको दबाने के प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि 1909 ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से एक तरह से सुधार थे, लेकिन हम जानते हैं कि इस समय ये जो मार्ले और मिंटो थे, मार्ले इस समय भारत का वायसराय था, मार्ले इस समय भारत सचिव के पद पे था और मिंटो जो था वो भारत का वायसराय था। और मिंटो को हम सभी जानते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में, जो कि हमारे विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना आगे चल करके। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन था 1919 में, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से फिर से एक अधिनियम हम पे लागू किया गया, वो अधिनियम इसी का कहीं ना कहीं सांप्रदायिक में तो और विस्तार कर दिया गया, तो विस्तृत स्वरूप था। अब यहाँ पे बीच की घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिनका प्रभाव भगत सिंह पे भी आया। देखिए, अब यहाँ पे जैसे जैसे 1907 में जन्म है, तो जैसे जैसे भगत सिंह की एज, वो अपनी उम्र में बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ड्रास्टिक चेंज आता जा रहा था भारत की राजनीति में भी और भारतीय लोगों के अंदर भी। यहाँ पे 1914 से लेकर 1918 इनके कॉलेज पहुंचने से पहले की हम घटनाओं को डिस्कस कर लेते हैं जिनका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पे, इनके जीवन पे पड़ा। 1914 से 1918 हम सभी जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये समय था। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय पे क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि भारत जो है वो ब्रिटेन का सहयोग करे, बाकायदा गांधी जी ने भी आकर के भारत आने के बाद सब लोगों को आह्वान किया था कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर के इन ब्रिटिशर्स का सहयोग करो, ताकि ये इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हमें हमारा शासन सौंपेंगे, हमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस आश्वासन के साथ, और बाकायदा मॉन्टेग्यू ने यहाँ पे घोषणा भी की थी महारानी की तरफ से कि धीरे धीरे उत्तरदायी शासन को स्थापित किया जाएगा, भारत में स्वशासी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ के शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में। वो बात ठीक है, लेकिन 1919 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जहां हमारी पूरी भारतीय जनता वेट कर रही थी इस बात का कि अब हमारे जो सुधार, जो अधिनियम लागू होगा वो डेफिनेटली भारतीयों के लिए होगा, यानी एक तरह से सुधार लागू करते हुए होगा। लेकिन जैसे ही 1918, अच्छा, जब ये घोषणाएं कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1914 से लेकर के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय परिस्थितियां ब्रिटेन के पक्ष में नहीं थी। हम जानते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी था, जिसमें ऑटोमन एम्पायर था, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर था, तो ये बाकायदा लीड कर रहे थे, ये विजित होते जा रहे थे, जीतते जा रहे थे, और ये जो मित्र राष्ट्र थे ये हारते जा रहे थे, इनकी पराजय हो रही थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक चेंज आया, बहुत बड़ा मोड़ ले लिया इस युद्ध ने, इस विश्व युद्ध ने, जब अमेरिका ने इसमें एंट्री कर ली और रूस इससे एग्जिट हो गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं 1917 में, और इसका प्रभाव भगत सिंह पे भी खूब पड़ा, 1917 में रूस में जो लेनिन के नेतृत्व में जो जारशाही को समाप्त किया गया और वहां पे बाकायदा सोवियत संघ की स्थापना की गई, समाजवाद पे आधारित ये संघ था। तो यहाँ पे ये जो लेनिन के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई, इसने पूरे विश्व में ये मैसेज दिया बाकायदा कि अगर लोग यूनिटी में आ जाएं तो वो किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। अब ये घटना तो सभी देशों को पता चल रही थी, तो भारत के लोगों को भी ये घटना पता चली, और क्योंकि समाजवाद का अच्छा खासा प्रभाव था भगत सिंह पे, हम जानेंगे कि किस तरह से एचआरए को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, उसमें सोशलिस्ट समाजवाद वर्ड जोड़ दिया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे। और पूरा प्रभाव था लेनिन का, कार्ल मार्क्स का। आप सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स समाजवाद, तो कार्ल मार्क्स की तो दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक हैव और एक हैव नोट्स, एक सर्वहारा, एक बुजुर्गा, एक वंचित वर्ग है और दूसरा वो वर्ग है जिसके पास सारे संसाधन हैं, जिन पे कब्जा है उसका। तो कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद था, जिसके चलते रूस में क्रांति हुई, जिसका प्रभाव भारतीयों पे भी आया और भगत सिंह पे कुछ ज़्यादा आया।
अब यहाँ पे 1914 से 18 स्टार्टिंग में तो ये ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि भारतीय जो हैं वो इनके पक्ष में रहें, तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जीत गए मित्र राष्ट्र, वैसे ही इनकी मंशा स्पष्ट हो गई हमारे भारतीयों के सामने, कांग्रेस के लोगों के सामने। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड भी इनकी मंशा स्पष्ट हो गई कि इनके इरादे क्या हैं। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इन्होंने जीते हारे गए जो राष्ट्र थे उन पे संधियां थोपी और उनको बांटने का काम शुरू कर दिया और उपनिवेशों पे, अपनी कॉलोनियों पे फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जहाँ हमने सहयोग के बदले हम भारतीय एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे लिए कुछ अच्छे सुधार करेंगे, वहीं 1919 का अधिनियम तो लाया ही गया, रोलेट एक्ट को पास किया गया। हम सभी जानते हैं कि जो रोलेट एक्ट था, रोलेट अधिनियम, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था, इसीलिए हम इसको रोलेट एक्ट कह देते हैं। ये ऐसा कानून था जिसे हमने काले कानून की संज्ञा दी थी। इसमें ना दलील थी, ना वकील था, ना अपील थी, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ऐसा ये कानून था। इस कानून के चलते यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उन पे सिकंजा कसने के लिए बाकायदा ये कानून पास किया गया था। अब इस कानून में व्यवस्था ऐसी की गई कि एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। उस विशेष न्यायालय में उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के 3 वकील थे। इस विशेष न्यायालय को ये पावर दी गई थी कि ये उस एविडेंस को भी मान्यता दे सकते हैं जिसको विधि के तहत, यानी लॉ के तहत, जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इस न्यायालय ने, इस कोर्ट ने क्या किया, प्रांतीय सरकारों को ये पावर दे दी कि वो बिना वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। और इस कोर्ट का जो निर्णय था वो अंतिम निर्णय था, उसके आगे कहीं पे आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कठोर नियम ये लागू किया गया था। यहाँ पे आते आते गांधी जी को लगा कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका सहयोग कर रहा था अंग्रेजों का, और इन्होंने ऐसी अपमानजनक कानून ये हमारे लिए लेकर आए हैं, तो ये भारतीयों का बहुत बड़ा अपमान है कि आप हमें जो रिटर्न में गिफ्ट कर रहे हैं वो एक अपमानजनक एक एक्ट गिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे गांधी जी में भी आक्रोश था इस रोलेट एक्ट को लेकर के। गांधी जी ने बाकायदा सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया, देशव्यापी आंदोलन, हड़ताल शुरू की गई, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आंदोलन, ये सत्याग्रह जो था, ये शुरू होने से पहले ही देश में हिंसा शुरू हो गई। हम बात करें कलकत्ता की, अहमदाबाद की, दिल्ली की, बम्बई की, सब जगह हिंसा फैल गई। और आप जानते हैं कि गांधी जी का सत्य का आग्रह करने का तरीका पूरी तरह से अहिंसात्मक, नॉन वायलेंट था। अब जैसे ही हिंसा स्टार्ट हुई, अब पंजाब में भी हिंसा, तो पंजाब में हालात खराब होने के कारण वहां पे गांधी जी ने वहां पे जाकर के शांति स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी को वहां जाने नहीं दिया गया। गांधी जी ने ये सत्याग्रह जो था ये तो वापस ले लिया। अब यहाँ पे पंजाब में क्योंकि जो स्थिति थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी, तो ऐसे में यहाँ पे अतिरिक्त सेना को भी बुलाया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ अमृतसर और लाहौर की। यहाँ पे लागू कर दिया गया मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ में अब यहाँ पे जो धारा 144 लगती है कि 3 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गांव के लोग थे उन तक ये मैसेज पहुँचा नहीं कि भाई अमृतसर में मार्शल लॉ लागू है क्या। अब गांव के लोग वैसाखी के दिन सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से शहर की ओर आ गए, और शहर यानी अमृतसर और जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गए, और ये दिन था वैसाखी का दिन, और यहाँ पे अमृतसर में लगा हुआ था मार्शल लॉ। ऐसे समय पे जनरल डायर ने जो कुकृत्य किया, इतना घिनौना काम किया जिसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये इतिहास में एक ऐसा कलंक है जिसको चाहकर भी ये ब्रिटिशर्स हटा नहीं पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जिस दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे। लोग निहत्थे थे, जिनमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे, हाँ नौजवान भी थे, नवयुवक भी थे, लेकिन ये सभी निहत्थे थे। डायर ने इन सब पे बिना इनको आदेश दिए, बिना इनको वहां से जाने का कहे, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, और हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इससे पूरा देश आहत था, आक्रोशित तो था ही था, आहत बहुत ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं दुख कितना बड़ा था उस समय कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर राम जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी हर एक व्यक्ति ने अपनी तरह से शोक को व्यक्त किया।
कांग्रेस ने कहा कि डायर पे बाकायदा हम सभी भारतीय चाहते थे कि डायर पे इस बात के लिए एक्शन होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए, जो कृत्य उसने किया है, जो काम उसने किया है उसके लिए सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि डायर पे ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया था, ना भारत में ना उसके ब्रिटेन जाने के बाद में। बाकायदा उसे आधी पेंशन के नाम पे पैसे मिलते ही रहे थे। खैर वो एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भगत सिंह जो केवल इस समय में 12 वर्ष के थे, 1907 में जन्म हुआ है, 1919 की हम घटना डिस्कस कर रहे हैं, केवल 12 वर्ष के थे और 12 मील पैदल चल करके वो पहुंचे जलियांवाला बाग। देखिए 13 अप्रैल 1919 के कांड के बाद में जो भगत सिंह हैं, जो कि 12 वर्ष के हैं, 12 मील चल करके जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां जाकर के अपनी मुट्ठी में वहां की मिट्टी को भरा, एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आए। तो आप समझ सकते हैं कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये जो इतना बड़ा नरसंहार किया था तो डायर ने, तो इसका प्रभाव हमारे भगत सिंह के जीवन पे बहुत बड़ा पड़ा। अब यहाँ पे ये घटना हम कर रहे हैं 1919 की डिस्कस। इसके बाद में क्योंकि गांधी जी ने, हम सभी जानते हैं कि 1919 ये एक बहुत ऐसा साल था, ऐसा वर्ष था हम भारतीयों के लिए, जो बैक टू बैक बहुत असंतोष भारतीयों में उत्पन्न कर रहा था। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी भारत में। 1919 के वर्ष में ही हम जानते हैं कि ये जो जीते गए राष्ट्र थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इन्होंने संधियां, ट्रीटी थोपना स्टार्ट कर दिया था जो हारे गए राष्ट्र थे उन पे, जिनमें हम जानते हैं जर्मनी पे वर्साई की संधि थोपी गई थी। ठीक इसी तरह हमारे लिए यहाँ पे आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है जो टर्की पे सेवरे की संधि थोपी गई थी। इस संधि के तहत एक तो टेरिटरी कम होनी थी, दूसरा खलीफा का पद समाप्त होना था। तो भारतीयों में, इवन यहाँ पे जो मुसलमान संप्रदाय है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान जो संप्रदाय समुदाय के जो लोग हैं, उनमें आक्रोश था इस बात को लेकर, क्योंकि उनके धर्म गुरु का पद होता है खलीफा का पद, धार्मिक गुरु हैं उनके। तो यहाँ पे खलीफा पद को बचाए रखने के लिए इन अंग्रेजों से बाकायदा संघर्ष कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि 1916 से ही धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम एकता हमें देखने को मिलता है, लखनऊ समझौता, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ती जा रही थी। गांधी जी ने इस मौके को फिर से भुनाने की कोशिश की कि क्योंकि गांधी जी ये बात समझ पा रहे थे कि अगर हमने यूनिटी शो की तो हम किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं, अहिंसा के रास्ते पे ही चल के इस सत्ता को उखाड़ा जा सकता है। गांधी जी ने बाकायदा ये जो खिलाफत आंदोलन चला था खलीफा के पद को बचाए रखने के लिए, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन खूब जोर शोर से पूरी तरह से हमारे देश में चल रहा था और बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। लेकिन एक चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को होने के बाद, क्योंकि ये हिंसात्मक घटना घटित हो गई, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब इस समय तक भगत सिंह ने ये रास्ता तय नहीं किया था कि उन्हें अहिंसा के रास्ते पे चलना है, वो गांधी जी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते जैसे ही असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसमें बाकायदा पार्टिसिपेट कर रहे थे भगत सिंह असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, अब जैसे ही ये आंदोलन वापस लिया गया तो कांग्रेस के उस समय के जो नेता थे वो भी नाराज हुए, हमारे राष्ट्रवादी नाराज हुए, हमारे सभी लोग भारतीय नाराज थे और निराश थे, नाराज से भी ज्यादा निराश थे, हताश थे कि इतने सफल आंदोलन को गांधी जी ने बीच में रोक दिया। चोरा चोरी घटना के नाते ऐसा गांधी जी को नहीं करना चाहिए था, ये मत था सभी का। और भगत सिंह को भी ऐसा ही लग रहा था कि जब आंदोलन बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा था तो उसे रोकना नहीं चाहिए था। यहाँ पे भगत सिंह भी हताश हुए, निराश हुए और यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। यहाँ पे इस मोमेंट, इस आंदोलन के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब सशस्त्र क्रांति के रास्ते पे चल करके ही स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाएगा। तो ये यहाँ से टर्निंग फेज था भगत सिंह के लिए। 1922 की हम घटना डिस्कस कर रहे हैं। 1923 उन्होंने लाहौर में जाकर के कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई जो डिग्री थी वो पूरी नहीं की थी और आज़ादी के संघर्ष में बहुत सक्रिय तौर पे जुड़ गए थे। नौजवान भारत सभा जिसका गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ये बाकायदा जो नौजवान यानी जो यंग पर्सन थे, यंग लड़के थे, उनको बाकायदा ये बातें समझाते थे और बाकायदा समाजवाद को बताते थे, क्योंकि
भगत सिंह का एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने जेल में रहते हुए जो लेटर लिखे, इन्होंने जो पत्र लिखे अपने साथियों को अपने घर पे, तो उनसे एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भगत सिंह जो हैं वो केवल अंग्रेजों से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, वो केवल अंग्रेजों के विरोध में नहीं है कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंको, वो हर एक उस भारतीय के भी विरोध में थे जो कि पूंजीपति होकर के और मजदूर वर्ग का, वंचित वर्ग का शोषण करने वाली नीति अपनाने वाले थे। यानी पूंजीपति जो मजदूरों का शोषण करते थे उनके खिलाफ भी भगत सिंह थे। तो केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, इनका संघर्ष केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं था। जो समाजवाद इन्होंने अपनाया वो समाजवाद इनकी विचारधारा से, इनके लेटर्स से जो इन्होंने लिखे उनसे झलकता भी है। नौजवान भारत सभा जो कि भगत सिंह ने बनाई थी और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इन दोनों को मर्ज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के अंदर इसका गठन किया गया। अब यहाँ से बहुत से रोचक किस्से स्टार्ट होते हैं भगत सिंह के। अच्छा, इससे पहले भी 1927 में भी भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर रिहा कर दिया गया था। अब ये घटना है 9 सितंबर 1928 की। अब जो सुधार हम पे 1919 में लागू किए गए थे उनको, यानी जो अधिनियम पारित किया गया था, उनकी जांच करने के लिए यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया था। जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। उसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे। इस बात के कारण हमारे यहाँ पे भारतीयों में विरोध चल रहा था कि इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो ये कि 1919 में लिखा गया था बाकायदा अधिनियम में कि 10 वर्ष के बाद ऐसे आयोग का गठन या ऐसी समिति को बनाया जाएगा जांच करने के लिए कि क्या ये सुधार भारतीयों के पक्ष में हैं, क्या ये ठीक तरीके से संचालित हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए। पहला आक्रोश ये था कि ये समय से पहले गठित कर दिया गया, जो कि वाकई में कंजर्वेटिव पार्टी की बदमाशी थी, क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। चर्चिल वैसे भी बदमाश आदमी था। कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों को लग रहा था कि अगर हम सत्ता में नहीं आए और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो लेबर पार्टी कहीं भारत जो कॉलोनी है उसके प्रति उदार रवैया ना अपना ले। ये भय चल रहा था कंजर्वेटिव पार्टी में। अब उन्होंने समय से पहले एक आयोग का गठन कर दिया और ये आयोग मुंबई पहुंच गया। दूसरा बड़ा कारण क्या था इस आयोग का, इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का, विरोध करने का, कि इसमें सभी भारतीय थे। जांच करने के लिए एक भी भारतीय को, इसमें सभी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय को शामिल इसमें नहीं किया गया था। तो आप समझ सकते हैं अगर भारत में सुधारों की जांच करनी है तो उसमें भारतीयों को शामिल करना चाहिए। 1928 चल रहा है, अभी तक भारतीयों की भागीदारी, उत्तरदायी शासन, इन सब की कोई बात ही नहीं चल रही है। तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समाप्त हुए 10 साल हो गए थे और इन्होंने वादे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से ये कर रहे थे कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे यहाँ पे। अब साइमन कमीशन 1928, जैसे ही ये कमीशन भारत पहुंचा, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और ये नारा देने वाले थे लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक का नारा उन्होंने ही दिया था। अब इसका विरोध पूरे भारत में हुआ। यूपी में, मुंबई में जैसे ही ये पहुंचे, जैसे ही इनका जहाज से उतरना हुआ, वहीं से साइमन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट हो गए, काले झंडे इनको दिखाए गए। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो भगत सिंह से जुड़ी हुई है कि 30 अक्टूबर 1928 लाहौर साइमन कमीशन का विरोध करते समय स्कॉट ने यहाँ पे, और ये विरोध में लीडर थे लाला लाजपत राय, यहाँ पे ये स्कॉट जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, इसने आदेश दे दिया कि लाठीचार्ज कर दिया जाए। और लाला लाजपत राय जो नेतृत्व कर रहे थे उनके सिर पे लाठियां पड़ी, जिसके कारण उनकी ब्रेन हेमरेज के नाते कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियों के कारण हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाल पाल बाल, जिनको हम जानते हैं गरम दल के नाते कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को ही। और देखिए जो उदारवादी, हम ये कहते हैं कि 1905-06 तक कांग्रेस में, जो 1885 में जो कांग्रेस बनी थी, इसके अंदर उदारवादियों का दबदबा था। 1905 के बाद यहाँ पे जो गरम दल के थे उनका धीरे धीरे दबदबा बढ़ने लग गया था। और यहाँ पे लाला लाजपत राय जो कि आइडियल थे, हीरो थे हमारे भगत सिंह के लिए, और लाला लाजपत राय की ऐसे समय में मृत्यु हो जाना, तो ये आप समझ सकते हैं उनकी मृत्यु के साथ बाकायदा भगत सिंह ने एक कसम खाई थी कि इस मृत्यु का बदला वो लेकर रहेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि जेम्स ए स्कॉट के आदेश पे ये घटना घटित हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था,
लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हो गई थी। 17 दिसंबर को 1 महीने का ही समय लिया और एक ऐसा प्लान तैयार किया जिसके अंदर शामिल थे भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ पे जयगोपाल को शामिल किया क्योंकि जो राजगुरु थे और जो भगत सिंह थे इनको आइडिया नहीं था कि स्कॉट दिखता कैसा है। तो जयगोपाल ने कहा मैं पहचान करूंगा। और बहुत जो फिल्में आप देखते हैं और जिसमें आप कहते हैं ना कि ये तो हीरो वाली छवि ये होती है, एक्चुअल में भगत सिंह ने जो इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, हालांकि चंद्रशेखर आजाद बैकअप प्लान लिए हुए तैयार थे वहां पे, लेकिन क्योंकि गोली जो दागी थी यहाँ पे ये जो प्लान एग्जीक्यूट किया था, पहले प्लान बनाया और विद इन 1 मंथ इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, स्कॉट नहीं मारा गया क्योंकि हुआ ये कि ये सभी लोग लाहौर की पुलिस चौकी के सामने पहुंच गए। कौन कौन? जयगोपाल, राजगुरु और भगत सिंह, और जो चंद्रशेखर आजाद थे ये बैकअप के लिए तैयार थे। यहाँ पे पहुंच करके जयगोपाल ने अपनी साइकिल को रोकी। अगर आपने भगत सिंह मूवी देखी है तो इस सीन को बाकायदा दिखाया गया है। तो साइकिल रोकी, चैन चढ़ाने के बहाने से वो रुके और जैसे ही अधिकारी बाहर आया उन्होंने इशारा किया। पहली गोली राजगुरु ने दागी, दूसरी हमारे भगत सिंह ने, और वहीं पे सैंडर्स की मृत्यु हो गई। स्कॉट नहीं आया था बाहर, सैंडर्स आया था उस दिन, तो सैंडर्स की मृत्यु हो गई, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया। यहाँ पे चानन सिंह एक सिपाही था, उसने भगत सिंह का पीछा कर लिया। तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने पहले उसे रोका कि तुम भारतीय हो, तुम्हें मारना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पीछा करना नहीं छोड़ा, तो उसे भी गोली मार दी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ पे इन्होंने जो प्लान किया था उसको ये एग्जीक्यूट कर ले गए। लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब इनके लिए सबसे बड़ी टास्क थी कि इन्होंने घटना को अंजाम तो दे दिया, अब लाहौर से बाहर निकलना है और चप्पे चप्पे पे पुलिस है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को हम जानते हैं बहरूपिये के रूप में, बहरूपिया उनको कहा जाता है कि वो जब चाहते तब अपना रूप बदल लेते थे, वेशभूषा बदल लेते थे और उनको पहचान पाना मुश्किल था। इवन अंग्रेजों में यहाँ तक खौफ था चंद्रशेखर आजाद का कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब उन्होंने खुद को गोली मार ली थी तो उस समय इन अंग्रेजों में, सेना में जो लोग थे, उन अधिकारियों के, उन सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो आजाद के पास जाकर ये देख सकें कि वो जिंदा हैं या सच में वो मर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये खौफ था आजाद का इन ब्रिटिशर्स के अंदर। तो आजाद ने तो पहले ही कहा था कि मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। वो कभी अंग्रेजों को जिंदा नहीं पकड़ पाए, अंग्रेज उनको। तो यहाँ पे अब इनके लिए टास्क थी कि अब लाहौर से बाहर निकलना है। तो चंद्रशेखर आजाद ने तो साधु का वेश धारण किया और ये मथुरा चले गए। भगत सिंह ने एक अधिकारी की वेशभूषा धारण की और यहाँ पे भगवती चरण बोहरा, जो कि क्रांतिकारी थे, शहीद क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी दुर्गा देवी बोहरा, जिनको भगत सिंह भाभी कहते थे, उन दुर्गा देवी को साथ में लिया, उनके 3 साल के बेटे को साथ में लिया और खुद बन गए अधिकारी और जा करके ट्रेन के 1st क्लास डब्बे में बैठ गए। अब अधिकारी बने तो यहाँ पे अर्दली भी होना जरूरी है, तो राजगुरु जो थे वो उनके अर्दली बन गए और इस तरह से ये ट्रेन के 1st क्लास डब्बे में बैठ करके और यहाँ से निकल गए, लाहौर से बाहर निकल गए। अब हमने देखा आज़ाद पहले ही जा चुके थे। राजगुरु जो थे वो यूपी में, उन्होंने लखनऊ में उतर के वहाँ से बनारस गए, बनारस से वो पहुँच गए नागपुर, नागपुर से वो पुणे जा रहे थे। उस समय अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था, राजगुरु को। राजगुरु महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। राजगुरु पे बहुत बड़ा प्रभाव था बाल गंगाधर तिलक का, जो ये कहते थे, बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि ये, हालांकि वो गर्मवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कहते थे कि कांग्रेस से कि भाई तुम लोग साल में एक बार मिलते हो तो मेंढकों की तरह टर्राने से, वर्ष में एक बार मिलकर मेंढकों की तरह टर्राने से कुछ नहीं होने वाला है, यानी आज़ादी इस तरह से नहीं मिलने वाली है। तो इनके फॉलोवर आप समझ सकते हैं, लाला लाजपत राय जो कि बहुत बड़े आइडियल हैं, हीरो हैं भगत सिंह के लिए, राजगुरु जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बाल गंगाधर तिलक उनके लिए आइडियल हैं, उन्हीं के चरण कदमों पे वो चल रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से ये लोग लाहौर से बाहर निकल गए थे और यहाँ पे जो दुर्गा देवी थी उनका 3 साल का बेटा था और भगत सिंह ये चले गए थे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल चले गए थे। कुल मिलाकर 17 दिसंबर को इस घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग यहाँ से निकलने में सफल हो गए थे। इसके बाद में 8 अप्रैल 1929 इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई। अब आप यहाँ पे, आपके लिए समझने वाली बात यह है
कि ये भागने में सफल हो सकते थे, लेकिन ये प्री प्लान था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का प्री प्लान था कि हमें यहाँ पे असेंबली में, जो कि प्रेजेंट में हमारी पार्लियामेंट है, वहीं की ये बात चल रही है कि वहाँ से हमें गिरफ्तारी देनी है, हमें बम का धमाका करके भागना नहीं है, क्योंकि चाहते तो भाग सकते थे। पहले ही जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर ये छुपने में कामयाब हो गए, लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए, तो इस घटना के बाद भी ये जा सकते थे। लेकिन ये प्री प्लान था कि भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी और फिर इसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाए। तो देखिए 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय असेंबली दिल्ली, इसमें 2 बिल पे बाकायदा यहाँ पे चर्चा चल रही थी। एक बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो ये बिल था कि भाई जो हमारे मजदूर हैं उनको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, और ये बिल पास भी हो चुका था। दूसरा बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल, इसमें यह था कि संदिग्ध के आधार पे भी किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कारावास में डाला जा सकता है। दोनों ही बिल हमारे भारतीयों के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। आप समझ पा रहे हैं, जिन मूल अधिकारों को आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इस आज़ाद भारत में, वहाँ पे हमारे मूल कर्तव्य भी हैं, और उन मूल कर्तव्यों के चलते ही हम हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनकी घटनाओं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तो ये हमारी बाकायदा केवल अधिकारों को एक्सरसाइज करना हमारा मकसद नहीं है। इस आज़ाद भारत में और इस आज़ादी को जब हमने इतना मुश्किल से प्राप्त किया है, इतना ज़्यादा बलिदान देने के बाद प्राप्त किया है, तो अधिकारों के साथ साथ इस आज़ाद भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, उनका पालन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, उन्हें मानना, ये भी हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। तो हमारे आज़ादी में, संघर्ष में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। और देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे सिस्टम ने चाहे भगत सिंह को उतना मान सम्मान जिसके वो वाकई में हकदार थे उतना दिया या नहीं दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नोटों पे उनकी फोटो छपी या नहीं छपी, लेकिन एक्चुअल हीरो हैं भगत सिंह। जैसे ही इनका नाम आता है, आपको पता है, आपका भावनात्मक लगाव है भगत सिंह से, ये हमारे दिलों में, हमारे मन मस्तिष्क में समाते हैं भगत सिंह। जैसे ही नाम आता है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये सच्चाई है। तो यहाँ पे जो कुर्बानी इन्होंने दी है, आप समझ सकते हैं कि उस कुर्बानी की आज भी हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क में किस तरह की वैल्यू है। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो कुर्बानियां जो देश के लिए दी गई हैं, उन्हें हम जाया नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों इस पे चर्चा हो रही थी। और देखिए, अगर इनका यहाँ पे इस असेंबली में अगर इनका हत्या करने का या किसी को मारने का इंटेंशन होता, तो यहाँ पे जिस साइमन कमीशन के कारण, और जो जॉन साइमन अध्यक्ष था साइमन कमीशन का, उसकी हत्या करने का अच्छा मौका था, वो यहीं पे था, इसी असेंबली में। लेकिन हत्या करना, खून खराबा करना इनका उद्देश्य नहीं था। जिस साइमन के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जिसका विरोध करते हुए, तो वो जॉन साइमन इसी असेंबली में मौजूद था। लेकिन हत्या करना या खून खराबा करना इनके प्लान में ही नहीं था इस दिन। तो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि हमने बम जो फोड़ा है, बाकायदा इन्होंने 11 बजे असेंबली में पहुंच गए थे, 12 बजे तक वेट किया, खाली जगहों पे जहां पे केवल कुर्सियां थी वहां पे जाकर के बम को फेंका गया था, ताकि इंटेंशन क्या था, बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। तो इस उद्देश्य से, और बाकायदा गिरफ्तारी करवाना भी पर्पस था, उद्देश्य था, ये इनके प्लान में शामिल था, क्योंकि चाहते तो भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। यहाँ पे जॉन साइमन भी इस असेंबली में इस दिन मौजूद थे, मोतीलाल नेहरू भी, भारतीय भी मौजूद थे, केलकर मौजूद थे, जिन्ना मौजूद थे। तो यहाँ पे इंटेंशन क्या था वो आपको क्लियर होना चाहिए इस केंद्रीय असेंबली में। जैसे ही इन्होंने बम फेंका, आराम से वहां पे रुके, बाकायदा पर्चे फेंके इन लोगों ने, और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने आकर के इन दोनों को, बटुकेश्वर दत्त को और भगत सिंह को, दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और फिर इन पे चला केस। इस केस में ये जो बम फेंका गया है, लगभग 2 वर्ष तक जेल में रहे थे भगत सिंह। इस बम वाले कांड में तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जिस दिन इस मामले का निर्णय आया, 12 जून का वो वक्त था, 12 जून 1929 को, 1929 को
इस केस का निर्णय सुनाया गया और भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई और बाकायदा इनको जो मियां वाली जेल थी, जिसको प्रेजेंट में कोट लखपत जेल कहते हैं, जिसमें सरबजीत सिंह को भी रखा गया था, जिसको पाकिस्तान भारत का जासूस के रूप में कह रहा था, तो सरबजीत सिंह को भी इसी कोट लखपत जेल में, आज के समय पे लाहौर की ये सामान्य सड़क पे उपस्थित जेल है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय में जो 14 नंबर कोठरी थी ना भगत सिंह की, जिसका फर्श भी कंप्लीट नहीं था, इस तरह के अमानवीय परिस्थितियों में, अमानवीय स्थानों पे, जहाँ पे किसी मनुष्य को रहना मुश्किल हो, ऐसे स्थानों पे हमारे राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। तो यहाँ पे बाकायदा इनको जेल में फिर शिफ्ट कर दिया गया था, लाहौर में ही मियाँ वाली जेल में। यहाँ पे 12 जून को तो आजीवन कारावास, लेकिन पुलिस को तुरंत भनक लग गई इस बात की कि जिस बंदूक से सैंडर्स की हत्या की गई है वो भगत सिंह की है। तो इस बात के नाते यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन पे मुकदमा चला और फिर इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2 वर्ष तक जेल में रहे। जैसे ही ये जेल में गए तो इन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक कैदियों की तरह मेरे साथ व्यवहार, यानी हम सभी के साथ व्यवहार किया जाए और हमारे पढ़ने के लिए अखबार और किताबों का प्रबंध किया जाए। लेकिन आप समझ सकते हैं इन ब्रिटिशर्स से मानवीय व्यवहार की अपेक्षा करना, कि ये ह्यूमैनिटी, इनमें मानवता है, ऐसी अपेक्षा करना ही बेवकूफ़ी था। इस मांग को ठुकरा दिया गया कि नहीं मानी जाएगी। इसके बाद इन्होंने शुरू की भूख हड़ताल, जेल में रहते हुए भूख हड़ताल शुरू की, जो लगभग 112 दिनों तक चली थी, जिसमें 64वें दिन, 64 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद जतिन दास, जिनको यतीन्द्रनाथ दास या जतीन्द्रनाथ दास भी कहा जाता है, इनकी मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी भूख हड़ताल चलती रही। कुल मिलाकर यहाँ पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। अच्छा, एक बार जब जेल में से ये लोग जा रहे थे, कोठरियों के सामने से जिस रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पे पंजाब के कांग्रेसी नेता भीमसेन सच्चर, वो भी जेल में थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाकर बाकायदा पूछा भगत सिंह से कि इस मामले में आपने और आपके साथियों ने, ये जो लाहौर षड्यंत्र था, इसमें आप लोगों ने अपनी अपील क्यों नहीं रखी, या फिर आप लोगों ने ठीक तरीके से मुकदमा क्यों नहीं लड़ा। तो इस पे बाकायदा भगत सिंह ने कहा कि भी पक्ष क्यों नहीं रखा। इसका उत्तर दे रहे थे भगत सिंह कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील करने से नहीं। तो इनका जो मकसद था वो बिल्कुल तय था। तो भगत सिंह ने जिस निर्भीकता से, जितने निडर होकर के, इन तीनों ने ही, इवन राजगुरु ने, सुखदेव ने और भगत सिंह ने, जिस निडरता से इन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाया था, उसको देखकर एक अंग्रेज अधिकारी बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। वो उसे इतना बड़ा शौक लगा था कि जब उस अधिकारी को कहा गया कि मृतकों की पहचान करो, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं फांसी देने के बाद की, तो पहचान करने के लिए कहा गया, वो एकदम शौक में खड़ा था। फिर उसे वहीं पे उस अंग्रेज अधिकारी को डिसमिस किया और एक जूनियर अधिकारी को लाया गया और उसने फिर जाकर के इनकी पहचान की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना निडर होना जो दूसरों के छक्के छुड़ा दे, स्पेशली इन ब्रिटिशर्स के, खौफ था इनमें चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, कि क्या दीवानगी है। तो आज़ादी के दीवाने इनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। दीवानगी किस स्तर की थी आप समझ सकते हैं। भाई पाकिस्तान में जहाँ पे इनका घर, इनका गांव था बंगा, उसको भी बदल करके भगतपुर कर दिया गया है। जिस स्कूल में ये पढ़ते थे उसका नाम भी भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी भगत सिंह का मान सम्मान करते हैं। उस गांव के, बंगा गांव के लोग कहते हैं भगत सिंह हमारा भी बेटा था। तो बाउंड्री जो है वो हमारे, इस भगत सिंह हीरो जो हमारे हैं, इनके लिए सीमाएं भी बंधन नहीं है। इनकी जो दीवानगी है उसके लिए सीमाएं बंधन नहीं है। तो ये बहुत गजब की बात है ना कि पाकिस्तान के एक शायर ने कहा है, आज़ादी ए इंसा के वहाँ फूल खिलेंगे, भगत सिंह जिस जगह पे तेरा खून गिरा है। तो पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये एरिया जहाँ पे इनका गांव था, स्कूल थी, वो पाकिस्तान में चला गया है विभाजन के बाद, तो वहाँ पे भी बाकायदा इनके सामान को संजो कर रखा गया है। उस घर को बाकायदा ठीक तरीके से रखा गया है। और ठीक इसी तरह से जिस दिन इनको फांसी दी जानी थी उससे 12 घंटे पहले इनको फांसी दी गई। उस समय पे जो बरकत सिंह नाई था जेल का,
उसने फुसफुसाते हुए लगभग सभी कोठरियों में कैदियों को बता दिया कि इनको फांसी होने वाली है। तो ऐसे में जो बाकी के कैदी थे उन्होंने बरकत सिंह से कहा कि जा करके तुम भगत सिंह की कोई भी जो काम में ली गई चीज़ें हैं उनको उठाकर ले आओ। तो बरकत सिंह इनकी कोठरी नंबर 14 में गया और एक पेन और एक कंघा लेकर आया। फिर कैदियों ने बाकायदा उस बात के लिए ड्रॉ निकाला कि ये किसे मिलेगा, क्योंकि ये कैदी चाहते थे, ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों को ये बताया जा सके कि किसी समय हम भी भगत सिंह के साथ रहे थे जेल के अंदर, हम भी उन्हीं के समान कैदी थे। तो आप समझ सकते हैं अब यहाँ पे क्योंकि फांसी की सज़ा दे दी गई थी, बहुत कोशिश की गई थी बाकायदा वकीलों के द्वारा भी, नेहरू ने भी की थी, सुभाष चंद्र बोस ने भी कोशिश की थी कि इनको फांसी की सज़ा ना मिले, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी की थी, इवन जो वायसराय था उससे भी गुजारिश की गई थी, क्योंकि उसके पास जैसे हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से उस समय वायसराय के पास ये पावर थी, लेकिन वायसराय ने नहीं उसका यूज़ किया। और आखिर भगत सिंह की फांसी का दिन जो कि था 24 मार्च 1931 की सुबह 7 बजे इनको फांसी की सज़ा होनी थी। भगत सिंह को भी पता था, उन्होंने बाकायदा एक सफाई कर्मचारी बेबे से कहा था कि फांसी से एक दिन पहले तुम मुझे घर का खाना खिलाना, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो पाया क्योंकि इनकी फांसी का जो समय तय था उससे 12 घंटे पहले ही इन अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। 23 मार्च शाम को हम इसे देख ही लेते हैं। देखिए, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे ही इनको फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी देने से पहले इनके जो वकील थे प्राणनाथ मेहता, उनको बाकायदा भगत सिंह से वो जाकर के मिलकर आए थे, उन्हें परमिशन थी। भगत सिंह से जब वो मिलने गए तो भगत सिंह ने जाते ही प्राणनाथ मेहता जो थे, वकील थे भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के, उनसे जाते ही बाकायदा पूछा कि क्या मेरे लिए लेनिन की किताब लाए हो। तो जैसे ही मेहता ने कहा कि हाँ लाया हूँ, तुरंत भगत सिंह ने लेकर के उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मेहता ने बाकायदा ये पूछा भगत सिंह से कि क्या आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हो। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि केवल 2 संदेश, और अपनी नज़रें तक नहीं उठाई, लगातार पढ़ रहे थे लेनिन की किताब को। तो नज़रें ना उठाते हुए उन्होंने कहा 2 संदेश, केवल 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिस नारे को लगाते हुए वो पकड़े गए थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, वही 2 संदेश देश के नाम। और उन्होंने कहा कि नेहरू को और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरे केस में इतनी गहरी रुचि ली थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के भाव इन तीनों के चल रहे थे। फिर वो राजगुरु से मिले तो उन्होंने कहा जल्दी मुलाकात होगी। सुखदेव ने कहा कि मेरा कैरम बोर्ड जो जेलर के पास है, कुछ महीनों पहले ही हमें मिला था, उसको लेते हुए जाना तुम। तो आप समझ सकते हैं कि कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, बिल्कुल निडर होकर के। और क्योंकि इनका मकसद ही था, क्योंकि पहले ही भगत सिंह तो कह ही चुके थे कि इनकलाबियों को मरना ही होता है और उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है। तो उनकी जो शहादत थी, वो जो शहीद होने जा रहे थे इस देश के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने जा रहे थे, वो जान रहे थे इस बात को कि भारत में जो लोग प्रेजेंट में मौजूद हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनमें वो आक्रोश, वो रोष पैदा कर देंगे। उनकी जो मृत्यु है, उनकी जो फांसी की सजा है, ये उनमें वो भाव जागृत कर देगी कि वो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये भाव उनके पहले से तय थे। हालांकि उन्होंने अपनी फांसी से पहले बाकायदा गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि मेरे साथ में युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार किया जाए और मुझे फांसी की सजा नहीं, मुझे गोली से उड़ाया जाए, यानी मुझे गोली मार दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, दीन को फांसी गई थी। मसीह जो जल्लाद था उसको शाहदरा से बुलाया गया था, 12 घंटे पहले फांसी दी गई थी। हाँ, एक बार भगत सिंह ने ये बात जरूर स्वीकार की थी, अपने साथियों को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीने की इच्छा मुझ में भी है, लेकिन मेरे दिल में कभी भी फांसी की सज़ा को टालने का लालच या फांसी की सज़ा से बचने का लालच मेरे दिल में कभी भी नहीं आया। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस अंतिम परीक्षा की घड़ी का, उस घड़ी का जब अंतिम परीक्षा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा जुनून था आज़ादी के लिए, कैसी दीवानगी थी। तो यहाँ पे इनको फिर ले जाया गया।
तो भगत सिंह ने कहा ठहरिए, पहले क्रांतिकारी एक दूसरे से मिल तो लें। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला, कहा ठीक है अब चलो, और बाकायदा गीत गुनगुनाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, जो कि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे इस गाने को, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। तो मेरा रंग दे बसंती चोला बाकायदा इन्होंने ये गुनगुनाया। और इसके बाद ये तीनों गए, वहाँ पे इनसे पूछा गया कि पहले फांसी के लिए कौन आना चाहता है। उससे पहले इनके वार्डन थे चतर सिंह, उन्होंने जाकर के भगत सिंह के कान में कहा कि तुम वाहे गुरु को याद कर लो। तो भगत सिंह ने कहा कि पूरे जीवन मैंने ईश्वर को याद नहीं किया और कई बार मैंने गरीबों के क्लेश के चलते ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब ईश्वर को याद करता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ, तो ईश्वर कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। जब इसका अंतिम समय आया तो ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है। तो उन्होंने वाहे गुरु को याद नहीं किया। यहाँ पे बाकायदा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए इन्हीं के द्वारा, और फिर सारे जेल में कैदियों ने ये नारे लगाए। इसके बाद यहाँ पे पहले सुखदेव को फांसी दी गई, उन्होंने हाथ ऊंचा किया कि पहले फांसी पे मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे मसीह जल्लाद था जिसने फांसी दी। तीनों को फांसी दे देने के बाद बाकायदा तय ये किया गया था कि भाई 24 मार्च को सुबह के समय इनको फांसी दी जाएगी, लेकिन 12 घंटे पहले ही दे दी। इसके अलावा क्योंकि इनमें भय था, इन अंग्रेजों में भय था कि ये जो लोग हैं जिनमें इतनी दीवानगी है भगत सिंह को लेकर के, तो वो जेल को तोड़ देंगे, भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो जेल के अंदर आ जाएंगे, इनको ये भय था। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जैसे ही फांसी की सजा 12 घंटे पहले ही दे दी गई, इसके बाद क्योंकि भीड़ तो तब भी, लोग तो तब भी जमा हो गए थे जेल के बाहर, क्योंकि उनको पता चल गया था। इसके बाद इन्होंने जेल की बाकायदा पीछे वाली दीवार को तोड़वाया, वहाँ से एक ट्रक अंदर आया, उसमें बहुत अपमानजनक तरीके से तीनों की डेड बॉडी को उसमें डाल दिया गया। यहाँ पे हिंदू और सिख रीति रिवाज से यहाँ पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था तीनों का, जो कि तय था रावी नदी के तट पे। लेकिन कहते हैं उस समय रावी नदी में पानी कम था, इस वजह से फिरोजपुर के पास में इनको सतलुज नदी के तट पे ले जाया गया और वहाँ पे किसी भी रीति रिवाज को फॉलो, किसी रिचुअल को फॉलो नहीं किया गया जो हमारे संस्कारों में है, उनको फॉलो ना करते हुए केरोसिन ऑयल डाल करके इनकी बॉडी को जला दिया गया। लोग वहां भी पहुंच गए, उस स्थान पे भी पहुंच गए, तो भीड़ को आते हुए देख के इन अंग्रेज अधिकारियों ने, सेना के लोगों ने क्या किया, इनको जलते हुए ही डेड बॉडीज को सतलुज में फेंक दिया। लेकिन वो तो लोगों ने जैसे तैसे करके कुछ जो इनके शव के अवशेष थे उनको बचा लिया और फिर बाकायदा रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इनके लिए शांति जुलूस भी निकाला गया था, जो एक तरह से हमने एक विरोध प्रकट किया था कि सभी पुरुषों ने अपने कंधों पे ब्लैक पट्टी बांधी थी, महिलाओं ने काले कपड़े पहने थे। वो एक शोक दिवस था। इन तीनों के शहीद होने के दिन को, जिस दिन इनको फांसी लगाई गई थी, उस दिन हम आज भी हमारे यहाँ शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हमेशा से, है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस है, 23 मार्च। तो ये थी भगत सिंह का जीवन, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। अब उनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व या विचारधारा की अगर हम बात करें तो समाज में भाषा, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर बाकायदा दुख व्यक्त किया था अपने पत्रों के माध्यम से, जो लेटर उन्होंने अपने साथियों को अपने घर पे लिखे थे। कमजोर वर्ग पर किसी भी, क्योंकि देखिए समाजवाद का प्रभाव पूरा था, कमजोर वर्ग पर किसी भारतीय के प्रहार को भी उसी सख्ती से सोचा जितना कि किसी अंग्रेज के द्वारा किए गए अत्याचार को। और मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफीनामा लिखने से साफ मना कर दिया। माफीनामा इन्होंने नहीं लिखा, किसी तरह की अपील नहीं की। हाँ, अपील की थी, हमने देखा पंजाब के गवर्नर को कि मुझे बाकायदा गोली मार दी जाए और मैं युद्ध बंदी हूँ, मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जाए, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। इन्होंने एक लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और देखिए अंतिम समय पे भी जब चरत सिंह उनको कह भी आए कि भी वाहे गुरु को याद कर लो, तब भी उन्होंने याद नहीं किया ईश्वर को। तार्किक रूप से यह बताने की कोशिश की कि वे ईश्वरीय सत्ता में यकीन क्यों नहीं करते हैं, तो इन्होंने बाकायदा लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब हम कंप्लीट कर चुके हैं भगत सिंह की जीवनी को। अब इन लाइनों के माध्यम से आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। बहुत मायने हैं इन लाइनों के। देखिए, उन्हें यह फिक्र है हरदम, उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्ज ए ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है, हमें यह शौक़ है, देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें,
सारा जहां अदू सही, अदू कहते हैं दुश्मन को, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें, अगर सारा जमाना भी दुश्मन है तब भी आओ मुकाबला करें। तो ये थे भगत सिंह, जिनके बहुत मायने हैं, हमारे दिल में बसते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में बसते हैं भगत सिंह। तो आज़ादी का जश्न मनाइए अपने अधिकारों के साथ और अपने कर्तव्यों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।